ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में AWS क्लाउड में एक इंस्टेंस क्रिएट किया था, जो हमारा लिनक्स का प्लेग्राउंड होगा, जहाँ पे हम लिनक्स की प्रैक्टिस करेंगे, लिनक्स सीखेंगे, कमांडें सीखेंगे उसकी। तो हमारे पास और भी तरीके थे लिनक्स का प्लेग्राउंड या लिनक्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। ऑन प्रेम एक तरीका, मतलब मार्केट से हार्डवेयर ले आओ, वहाँ पे डाल दो, ऐसे एक तरीका वो था। या फिर अपने अपने जो हमारे पास विंडोज़ लैपटॉप होता है उसमें कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लो, VS कोड या वर्चुअल बॉक्स, है ना, वहाँ मशीन बना के कर लो काम। बट हमें क्योंकि आगे क्लाउड पे ही काम करना है, तो इसलिए हमने क्लाउड पे इंस्टेंस बनाया, वहीं पे करेंगे लिनक्स की प्रैक्टिस। तो लॉगिन कर लेता हूँ लिनक्स में, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। संतोष सर ने मुझे भेजा था क्रेडेंशियल, या संतोष सर की एक सेकेंड, यही था ना, संतोष क्लाउड 33। संतोष क्लाउड 33@gmail.com और पासवर्ड है चलिए, तो मैं लॉगिन कर लिया अकाउंट में, और हमारी मशीन होनी चाहिए वैसे, उस दिन बनाए थे, अगर पता नहीं, अगर तो आप डिलीट हो जाता है क्या? नहीं, अगर आप लोग डिलीट कर दी होगी, जैसे कई बार होता है ना कि प्रैक्टिस करके डिलीट कर दी है, ऐसा कुछ। तो स्टॉप करने से तो बिलिंग भी नहीं होता है ना, मगर वो इसका चार्जेस लेता है शायद वो। स्टॉप करने पे सिर्फ वो चार्ज करता है आपकी पब्लिक IP का, हाँ हाँ 27 रुपये महीना। हम्म लेकिन वो भी अभी फ्री है आपका, 12 महीने तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी हम्म मशीन यहाँ पे रेडी रहनी चाहिए। है मशीन, मुझे लगता है। सॉरी स्टार रिसो है, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, वो मैंने डिलीट नहीं किया, वो है आपका। हाँ, खाली इसको स्टॉप करके रखो, स्टार्ट कर लो जब भी, है ना। हाँ ठीक है, इंस्टेंस रनिंग है और पब्लिक IP आ गई है। मशीन कनेक्ट कर लेते हैं। CD डाउनलोड। अभी मैंने एक दिन एक कमांड चलाई थी ना, ये है। तो कमांड मेरे पास है कनेक्ट करने की, कोई भी आपके पास लिनक्स मशीन हो, आप इस तरीके से ही कनेक्ट करते हो। SSH, उसके बाद यूज़र नेम उस मशीन का, उसके बाद उसकी पब्लिक IP, क्योंकि आप उसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, उसके बाद -i। कई लोग इसे बोलते हैं कि इंटरेक्टिव सेल चाहिए, कई लोग बोलते हैं इसे इंपोर्ट कर रहे हैं की को, सबका अलग अलग कहना है। ठीक है। अच्छा, और एक कमांड है ना, मैं ऐसे लॉगिन किया, मतलब ऐसे कनेक्ट SSH-i, फिर उसके बाद वो जो .pem वाला मतलब फाइल नेम है, फिर EC2-user@public IP, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हाँ, सेम है, हो जाएगा, सेम सेम ही ही। है। आप इधर डालो उधर डालो, बात एक ही है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से। हैं। चलो, मैं लॉगिन कर गया हूँ, है ना। तो अभी अगर मैं चेक करूँ तो मैं अभी एक नॉर्मल यूज़र में बैठा हूँ, /home/EC2-user, ये नॉर्मल यूज़र है। नॉर्मल यूज़र में पहचानने का तरीका क्या होता है कि $, सबसे मतलब ईजी तरीका है कि आप पहचान लो कि अगर आप $, में बैठ के काम कर रहे हो, मतलब नॉर्मल यूज़र में। ठीक है। नॉर्मल यूज़र में क्या होता है कि ये यूज़र, जैसे नाम चल रहा, पता नॉर्मल मतलब नॉर्मल यूज़र है, इसको पूरे राइट्स नहीं होंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ये जो मेरी मशीन है इसे मुझे अपडेट करना है, तो मैं क्या क्या कमांड चलाऊंगा यहाँ पे। अगर आप रेड बेस लिनक्स में काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर कुछ भी आपको अपडेट करना हो, इंस्टॉल करना हो, तो आप यम कमांड यूज़ करते हो, है ना। तो मैंने टाइप किया यम, और अपडेट करना मशीन को, मैंने अपडेट टाइप कर दिया और एंटर मारा। देखो ये एरर क्या दे रहा है, दिस कमांड हैज़ टू बी रन विद सुपर यूज़र प्रिविलेज, मतलब इस नॉर्मल यूज़र पे उतनी प्रिविलेज नहीं है
कि ये मशीन को अपडेट भी कर सके, है ना। तो फिर तो हमारे लिनक्स में 3 तरह के यूज़र होते हैं, एक नॉर्मल यूज़र, एक सिस्टम यूज़र और एक रूट यूज़र। उसमें से जो रूट यूज़र है वो सुपर यूज़र है। मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है और अगर आप रूट यूज़र में बैठे हो तो आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर लोगे और मशीन उस पर वर्क कर देगी। और अगर आप नॉर्मल यूज़र में बैठे हो तो आपको कुछ प्रिविलेज होंगे, कुछ लिमिटेशन होगी। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमें हमारे नाम का एक यूज़र नेम बनता है, यूज़र नेम पासवर्ड। जैसे संतोष के नाम का एक यूज़र है, एक आयान का नाम का है, आपको दे दिया जाएगा आपका यूज़र नेम पासवर्ड, आपको उससे लॉगिन करना है और उससे ही काम करना है। और आपको जो आपका सिस्टम एडमिन होगा या फिर जो भी लीड होगा बंदा, वो आपको एक लिमिटेड परमिशन दिया होगा कि आप सिर्फ इस फाइल में एडिट कर सकते हो या इस फाइल में काम कर सकते हो, है ना। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल यूज़र में बैठे हो तो आपको सारे प्रिविलेज नहीं होते, ठीक है। और कैसे पहचानोगे आप नॉर्मल यूज़र में हो? डॉलर साइन से। ये डॉलर साइन। हाँ, और एक तरीका और है, एक कमांड होती है PWD। इसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब मैं कहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ मुझे दिखाओ, है ना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंटर देखो मारा, मैंने क्या लिखा है कि आप EC2 यूज़र में बैठे हो, /होम के अंदर /EC2 यूज़र में। तो अगर यहाँ पे रूट नहीं आ रहा है, मैं बहुत आसान तरीके में समझा रहा हूँ, आसान भाषा में, अगर यहाँ पे रूट नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि आप नॉर्मल यूज़र में बैठे हो, ठीक है। और आपके पास पूरे राइट्स नहीं होंगे, वही राइट्स होंगे जो आपके एडमिन ने आपको प्रोवाइड किया होगा। और वो एडमिन कैसे राइट्स प्रोवाइड करता है वो अभी आपको, हम लोग अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे यूज़र मैनेजमेंट का, वहाँ बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र में ही काम कर रहे हो और फिर भी आपको कुछ अपडेट करना ही करना है, ठीक है, आपके पास रूट का परमिशन नहीं है लेकिन आपको अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे sudo ऐड कर सकते हो आगे। sudo का फुल फॉर्म होता है सुपर यूज़र डू। मतलब आप क्या बोल रहे हो, सुपर यूज़र को करना है, क्या करना है, अपडेट करना है भैया हमको। अब अगर एंटर मारो देखो मेरे कमांड चल जाएगी। ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं मगर दे नॉर्मल यूजर को एक्सेस होना चाहिए ना, सूडो का तब भी होगा। हाँ, उसको एक्सेस देना पड़ता है। और एक फाइल होती है /etc/sudoers करके, वो आगे बात करेंगे, वहाँ पे जाके ऐड करना पड़ता है ये परमिशन वगैरह नॉर्मल यूज़र को भी। देखिए अगर आप नॉर्मल यूज़र में बैठे हो और आपको कुछ कमांड चलानी है, इसे चेक कर लो, sudo से चेक कर लो कि आपको परमिशन है कि नहीं। अगर आपने चलाया और कमांड चल गई मतलब आपको परमिशन है, आप काम कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे मतलब आपको फिर बात करनी पड़ेगी कि भाई sudo भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे नॉर्मल यूज़र में बैठ के अगर आप काम कर रहे हो तो आपको sudo यूज़ करना पड़ेगा कुछ कमांड्स के लिए। अगर आपको परमिशन है, जैसे मैंने यहाँ अपडेट किया, अगर मुझे परमिशन होती तो मैं नॉर्मली अपडेट कर लेता, मुझे sudo यूज़ करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पड़ रही है तो फिर मैं sudo यूज़ करूँगा। और अगर आपके पास रूट के परमिशन है, आप एज अ रूट यूज़र बन सकते हो, तो फिर रूट में स्विच कर लो। कैसे करते हैं, sudo-i भी एक तरीका है। देखो एंटर मारा और रूट में आ गया, है ना। अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो PWD दिखा रहा है कि मैं रूट में बैठा हूँ, तो रूट में आ गया। रूट क्या है, सुपर यूज़र है, ये सारे काम कर सकता है। और एक तरीका क्या है रूट में जाने का, sudo su कर लो, su सुपर यूज़र डू और स्विच यूज़र करके एंटर मारो। फिर अभी देखो आप होम डायरेक्टरी में हो, रूट के होम डायरेक्टरी में देखो /home/ec2user, बट आप होम में हो अभी, आपको जाना है मेन रूट पे। तो यहाँ पे cd करो, एंटर मारो, देखो रूट पे आ जाओगे। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर चेंज करना, ठीक है। मैं अभी किसी और फोल्डर में बैठा हूँ, मुझे किसी और फोल्डर में जाना है तो मैं cd टाइप करूँगा और फिर उस फोल्डर का नाम दूंगा। लेकिन अगर मैं किसी फोल्डर में नहीं बैठा हूँ, मुझे एक स्टेप बैक जाना है, तो cd करके एंटर मारो, आप सीधे बैक आ जाओगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैंने cd किया, मैं डायरेक्ट वापस वहीं पे आ गया जहाँ पे रूट स्टार्ट होता है, मतलब मेन रूट पे आ गया। देखो इसके आगे कुछ नहीं है। बट यहाँ पर आपने sudo su मारा, उसका pwd किया तो ये दिखा रहा है home /etc2 सीडी दबाना पड़ेगा फिर आएगा। हाँ देखो जब मैंने एग्जिट मारता हूँ, देखो हाँ। मैं अभी वापस आ गया नॉर्मल नहीं यूज़र में, ठीक है। हाँ। अभी मैं कहाँ हूँ, /home/ec2user, मतलब नॉर्मल यूज़र के होम में बैठा हूँ, ठीक है। अब मैंने sudo su किया, मैंने क्या बोला कि मुझे sudo मतलब सुपर यूज़र जो है उसमें स्विच करना है, स्विच यूज़र करना है। मैंने एंटर मारा, ये स्विच तो कर लिया, ये रूट में स्विच तो कर लिया, देखो रूट आ भी गया यहाँ पे, है ना, रूट लिख के आ भी गया। लेकिन अभी भी अगर देखोगे तो होम डायरेक्टरी वही दिखा रही है, EC2-यूज़र की, है ना। तो आपको अभी मेन रूट पे जाना है, तो कैसे जाओगे, तो आप टाइप करो cd चेंज डायरेक्टरी। अब अगर आपको cd करके किसी और फोल्डर में जाना है तो स्पेस देके वो फोल्डर का नाम दे दो, है ना। और अगर वो फोल्डर नहीं है, आपको डायरेक्ट शुरू में मतलब स्टार्टिंग में जाना है कि भाई जहाँ मेन रूट है वहाँ जाना है, तो वो cd डाल के एंटर मार दो, आप देखो मेन रूट पे पहुँच जाओगे /root। तो ये चीज़, अच्छा, तो ये डिफरेंसेस है। सीडी डॉट डॉट करने से भी जाता है। हाँ वो आपको एक स्टेप, वो अभी बताता हूँ उसको, उसमें क्या होता है एक स्टेप बैक आने के लिए होता है वो, ठीक है। ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़,
मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ, है ना, मुझे चीज़ें देखनी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं इस फोल्डर में बैठा हूँ, यहाँ देखना मुझे इस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं अपने नॉर्मल लैपटॉप में जाऊँ, मुझे देखना है कि अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्या क्या है, तो मैं ऐसे फाइंडर में जाऊँगा, डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, मुझे सब कुछ दिख जाएगी ऐसे सामने, है ना। हाँ, तो वहाँ लेकिन पर अभी आप एलएस कमांड लाइन में काम कर रहे हो, यहाँ कैसे देखोगे, लिनक्स में कैसे देखोगे? एलएस एलएस हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एल करते हैं। एल का मतलब है लिस्ट करना। देखो एल में अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, लेकिन एल कमांड यूज़ करते हैं लिस्ट करने के लिए। हमें अभी एक काम करते हैं, हम लोग कुछ फाइलें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं लिनक्स में, आपको आप लोगों को पता होगा। टच टच हाँ, टच कमांड। टच कमांड से मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने फाइल क्रिएट किया ABC नाम की, ठीक है, ABC, और मैंने एंटर मार दिया। अब मैं लिस्ट करता हूँ कि वो ABC नाम फाइल बनी कि नहीं बनी इस फोल्डर पर। एल करता हूँ, देखो बन गई, है ना, ये वो फाइल बन चुकी है। मैंने टच ABC टाइप किया और फाइल बन गई। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या टच कमांड से सिर्फ फाइल बनती है या ऐसा कुछ और भी यूज़ केस है? और भी यूज केसेस है। एक जैसे एग्जांपल। जैसे आपको अगर फाइल के अंदर फाइल डबल बनाना है तो भी बनता है, और कहीं पर पुट करना होता है वो भी करते हो। एक और इसका बहुत मेन यूज़ केस है, वो है अपडेटिंग टाइम स्टैम्प। टच कमांड टाइम स्टैम्प को अपडेट करता है। अगर कोई फाइल आपकी एग्जिस्टिंग है ना, इस और भी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं यहाँ पे, आप टच कमांड से उस फाइल का मतलब वो फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो आपको आपके टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देगा, उस फाइल को भी और सारी फाइलों को भी। वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ उसका मतलब, ठीक है, यूज़ केस। अभी बहुत वो बड़ी चीज़ है, आगे बात करेंगे। तो सिंपल मैं टच ABC कमांड से लिखा तो मेरी एक फाइल बन गई, लेकिन अभी एक ही फाइल बनी है, ठीक है। मैंने एरर्स की मुझे एक फाइल दिख रही है। अगर मुझे इस ABC नाम की मल्टीपल फाइल चाहिए तो कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? तो आप ABC लिखो, उसके बाद करली ब्रैकेट यूज़ करो ऐसे, और कितनी फाइल चाहिए, मैंने बोला मुझे 10 फाइल चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखो 1.10 और करली ब्रेस को बंद कर दो और एंटर मारो। देखो आपकी 10 फाइलें बन गई होंगी, है ना, 1 2 3 4 5, ये सारी फाइलें बन गई। तो ऐसे कितना आप डॉट देना पड़ेगा? क्या? कितना डॉट देना पड़ेगा? 2 डॉट। 2 डॉट। 2 बार डॉट दिया, मेरी 10 फाइलें बन गई, यहाँ पे 10 फाइलें रेडी है ना। मैं लिस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास 10 फाइलें यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर मान लो मुझे कोई फाइल को रिमूव करना है यहाँ पे, तो कुछ भी रिमूव करने के लिए आप लिनक्स में यूज़ करते हो RM कमांड, ठीक है। RM मतलब रिमूव, ठीक है। और क्या डिलीट करना, मैंने बोला एक फाइल डिलीट करनी है, मैंने ABC टाइप कर दिया, ये फाइल को डिलीट करनी है, ABC वाली फाइल को टाइप कर दिया, एंटर मारो, फाइल डिलीट हो जाएगी। नहीं हुई, यहाँ पे क्या मुझे रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, अच्छा एम्प्टी फाइल अलाउड नहीं करा, -r और हाँ हाँ, -t। वो उसके लिए RF यूज़ करना पड़ता है। तो अगर कभी ऐसा कुछ इशू आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, RM स्पेस -RF लगा दो, ठीक है। रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली आई वांट टू डिलीट द फाइल एंड ABC, अब वो रिमूव हो गया होगा, ठीक है। और सिर्फ फाइल के लिए नहीं, फोल्डर भी डिलीट करना आप यही कमांड यूज़ करोगे। तो कुछ भी अगर आपको रिमूव करना है फाइल या फोल्डर लिनक्स में, तो आप RM स्पेस -RF यूज़ करते हो। अगर वो फाइल में कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और नॉर्मल फाइल है, तो वो RM कमांड से डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर फाइल एम्प्टी है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है उस फाइल में, उसमें कुछ परमिशन अटैच्ड हैं, तो नॉर्मली डिलीट नहीं होगी, तो आपको -RF यूज़ करना पड़ेगा, रिकर्सिव एंड फोर्सफुली डिलीट करना है मुझे, ठीक है। और अगर मुझे सब कुछ डिलीट करना है यहाँ पे, तो क्या करो, RM स्पेस -RF लगाओ और स्टार कर दो। स्टार का मतलब क्या होता है, सब कुछ डिलीट करना है। अगर किसी फोल्डर के अंदर की अंदर जितनी चीज़ें हैं सबको आपको कॉपी, डिलीट, मूव, रिमूव कुछ भी करना हो, तो आप स्टार यूज़ करोगे। इसको एस्ट्रिक बोलते हैं कई, है ना। तो स्टार यूज़ कर सकते। अब देखो मैं अगर एंटर मारूं और LS करूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सब डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद बात करते हैं फोल्डर्स की भी, ठीक है। तो लिनक्स में अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्या यूज़ करते हो, mkdir, है ना, मेक डायरेक्टरी, mkdir मेक डायरेक्टरी। मैंने लिखा एक फोल्डर का नाम इंडिया, एंटर मारा और LS करते, देखो इंडिया नाम का फोल्डर बन चुका है, ठीक है। ये इंडिया नाम का फोल्डर मेरा बन के रेडी है। अब अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, कैसे जाएंगे? अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे CD कि चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ और इंडिया। जैसे यहाँ पे क्या होता है हमारे नॉर्मल लैपटॉप में, मैं डॉक्यूमेंट में बैठा हूँ, फिर डेस्कटॉप में बैठा, डॉक्यूमेंट जाना है, क्लिक करके चला गया, मैं यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, है ना। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, आपको CD कमांड के थ्रू जाना पड़ता है। CD कमांड टाइप करो और फोल्डर का नाम दो, आप वहाँ पहुँच जाओ। तो देखो मैं एंटर किया, अब मैं इंडिया के अंदर हूँ। चेक कैसे करोगे, टाइप करो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंटर मारो, देखो कि आप रूट के अंदर इंडिया नाम के फोल्डर में बैठे हो,
है ना। अब यहाँ से मुझे एक और फोल्डर आगे जाना है, तो मैं दोबारा यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं है। तो मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया, MKDIR कोलकाता मान लो क्रिएट कर, LS किया, कोलकाता आ गया। अब मैं जाऊँगा कोलकाता के अंदर, ये देखो अब मैं कोलकाता के अंदर आ गया। अगर मैं PWD करूँ तो रूट के अंदर इंडिया, उसके अंदर कोलकाता में हूँ। हाँ, अब आयन जी आपके सवाल का आंसर डॉट यूज़ करते हैं। देखो अगर मुझे कोलकाता से इंडिया में जाना है, रूट में नहीं जाना, इंडिया में जाना है, एक स्टेप बैक जाना है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे चेंज करना है डायरेक्टरी, जहाँ बैठा हूँ, एक डॉट मतलब जहाँ बैठा हूँ उसके एक स्टेप पहले दूसरा डॉट, एंटर मारो, देखो इंडिया में आ गया, है ना। और अगर आपको 3 स्टेप बैक जाना है तब आप तब कैसे जाएंगे, देखो मुझे जाना रूट पे, तो CD डॉट डॉट कि CD, उसके बाद जहाँ बैठा हूँ उससे एक स्टेप बैक, तो एक डॉट दिया, फिर स्लैश, फिर जहाँ पे बैठा हूँ उससे एक स्टेप बैक। अब देखो मैं रूट पे आ जाऊँगा, 2 फोल्डर पीछे आ गया। अच्छा। ऐसे ही जितने फोल्डर आ गए वो बस डॉट डॉट लगाते जाओ बस। एक डॉट का मतलब जहाँ बैठा हूँ, और एक अगले डॉट का मतलब उसके पीछे ले चलो, बस यही फर्क है। बहुत सिंपल भाषा में समझाया मैंने। एक डॉट का मतलब जहाँ बैठा हूँ, दूसरा डॉट मतलब उसके पीछे ले चलो, बस। ऐसे ही 3-4 स्टेप आगे हो, जैसे कोलकाता के आगे एक फोल्डर है कोई विधानसभा का, उसके आगे एक फोल्डर है मेट्रो स्टेशन का, सब मल्टीपल फोल्डर है। आपको 2 स्टेप बैक आना है, 3 स्टेप बैक आना है, 4 स्टेप बैक आना है, तो ऐसे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप इंडिया में चले गए और फिर कोलकाता में चले गए, और आपको अभी आप लोग बैठे हो यहाँ पे, और आपको सिर्फ इंडिया में आना है, लेकिन आपने क्या किया, CD टाइप कर दिया और एंटर मार दिया, तो आप डायरेक्ट रूट पे पहुँच जाओगे, स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे, आप एक स्टेप बैक नहीं आ पाओगे, स्टार्टिंग में आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद रूट पे हैं हम लोग, हाँ। उसके बाद मान लो मुझे इस इंडिया फोल्डर के अंदर कुछ फाइलें क्रिएट करनी है, क्या लगता है आप लोग सोचो क्या कमांड टाइप करूंगा मैं, तो वो फाइलें बन जाएंगी। कहाँ पर? इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर मुझे कुछ फाइल क्रिएट करनी है यहीं से बैठ के। हाँ, तो आपको MKDI देना पड़ेगा और पाथ देना पड़ेगा। PWD देखिए, PWD इंडिया का क्या पाथ है। लो डाल दिया PWD। ओके, तो ये रूट में ही है, तो आपको करना पड़ेगा MKDIR, उसके अंदर बनाना ना फाइल, देन स्लैश इंडिया, एंड देन यू गिव द फाइल का नाम। MKDIR क्यों आएगा, मैंने बोला फाइल बनाना है मुझे, फोल्डर नहीं क्रिएट मतलब करना। फाइल के अंदर जाके टच डालने से तो हो जाएगा। हाँ, टच का नहीं है, टच यूज करेंगे, टच। टच स्लैश हाँ इंडिया, हाँ, एंड देन द फाइल नेम, क्या फाइल नेम आप देना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि मैं इंडिया के अंदर चाहता हूँ एक फाइल बन जाए, तो मैंने बोला ABC नाम की 10 फाइलें बना दो, है ना। 1 डॉट डॉट 100 लिखता हूँ, 100 फाइल बन जाएगी, देखो एंटर मारा, टच कैन नॉट टच, नो सच फाइल डॉट टच। इंडिया की स्पेलिंग सही है क्या, ओके, टच इंडिया स्लैश, अब हम लोग इंडिया में ही है ना, इसीलिए। हाँ स्लैश नहीं लगेगा वहाँ पे, नहीं हम लोग इंडिया में नहीं है, स्लैश नहीं लगेगा बस, क्योंकि हम ये फोल्डर जो है वो रूट में ही बैठ के चला रहे हैं ना, तो स्लैश क्यों लगाएंगे। तो डॉट लगाने से भी तो हो जाएगा। डॉट कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। नहीं नहीं, जैसे डॉट लगाकर इंडिया में जैसे, होगा नहीं। जैसे मैंने अभी फाइल में क्या क्रिएट किया, जैसे मैंने क्या बोला कि मैं टच कमांड से फाइल क्रिएट जाता हूँ किस फोल्डर में, तो स्लैश नहीं, मतलब इसके मैं जहाँ पे बैठा हूँ अभी वही है ना, स्लैश मतलब कोई और फोल्डर है, उसके अंदर जाके मुझे एक अगली चीज़ बनानी है, तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं पे इंडिया फोल्डर है, ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं ना इंडिया, इसी फोल्डर जहाँ पे बैठा हूँ उसी के अंदर फोल्डर इंडिया फोल्डर है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वहीं पर अगर डॉट मारकर इंडिया का क्रिएट नहीं करने देगा, इंडिया मारिए। नहीं, इंडिया के अंदर घुस के ही तो कर सकते हैं ना, टच ABC हो। हाँ मुझे उसके अंदर जाना है ना, मुझे बाहर से करना है। हाँ, बाहर से करना है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या, डॉट हम लोग जो करंट डायरेक्टरी के लिए देते हैं राइट, तो वो अलाउ नहीं करेगा, ये कहाँ पर बनाएगा, ये रूट के अंदर बना देगा। देखो ये कहाँ बनाओ, बाहर, वो रूट में ही के अंदर बनेगा, बना, फोल्डर के अंदर नहीं बना, और रूट के अंदर बनाना है। अगर मैं यहाँ पे डबल डॉट देता हूँ, हाँ राइट,
तो भी कहाँ बने देखो, यहीं पे आ रहा है वो। चल देखते हैं इंडिया में आया क्या, नहीं आया। वहीं बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि वो हम लोग एक स्टेप बैक जाने के लिए करते हैं, डॉट 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 क्यों यूज़ करते हैं, बैक जाने के लिए, आगे जाने के लिए नहीं ना। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं टच डाउन लिखिए टच, हाँ और टच, टच देन डॉट, हाँ डॉट इंडिया, हाँ देन द फाइल नेम डालिए जो ABC या XYZ जो भी डालिए। ये डाल दिया मैंने। हाँ क्या बोल रहे थे भाई, डॉट, स्लैश अगर डॉट डॉट, लगाओगे इसका मतलब क्या है, ये हिडन फोल्डर है। हाँ लिनक्स में डॉट का मतलब क्या होता है कि वो हिडन फोल्डर है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एलएस किया, लिस्ट किया, अभी मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं वो सामने दिख रही हैं। कंपनी में क्या होता है, कई चीज़ें हिडन होती हैं, हम लोग हिडन करके रखते हैं। LS-A मार देंगे तो दिखेगा ना। हाँ एल एस हाइफन ए या फिर एल एस डॉट कर दो, उससे दिख जाता है। अच्छा डॉट भी से दिखेगा। देखो दिखाता हूँ मैं, एल एस डॉट एंटर, एल एस ये एल एस हाइफन ए भी कर तो भी दिख जाएगा, लेकिन डॉट भी लगाओ तो भी दिख जाता है। तो वो डॉट हम लोग यूज़ करते हैं हिडन फोल्डर के लिए। ठीक है, तो कैसे मैंने क्रिएट किया मल्टीपल फाइल है उस फोल्डर के अंदर, मैंने टच कमांड यूज़ किया। मेरा जिस फोल्डर में बैठा हूँ वहाँ पे इंडिया नाम के, जिस फोल्डर में बैठा हूँ वहाँ पे इंडिया नाम का फोल्डर उसके अंदर क्रिएट करनी, तो मैंने दिया इंडिया नाम का फोल्डर। उसके बाद स्लैश लगा के फाइल का नाम क्या देना है, मैंने बोला TUS देना है। ठीक है, और कितने चाहिए, मैंने बोला 100 चाहिए, तो मैंने 1.100 कर दिया और एंटर मारा, चीज़ें बन गई उसके अंदर। चलते हैं उसके देखते हैं है कि नहीं। CD इंडिया किया मैंने, एंटर मारा, एलएस किया, देखो ये फाइलें बनी ना TU करके। अच्छा 100 अलग अलग फाइल अगर बनाना है तो मतलब डिफरेंट नेम से, तो कुछ शॉर्टकट है क्या, नहीं ये अलग अलग से बनाना पड़ेगा? नहीं फिर तो अलग अलग है, शॉर्टकट्स हैं, स्क्रिप्ट वगैरह बना के रन कर दो, वो तो फिर स्क्रिप्टिंग चला जाएगा वो। अलग अगर 100 आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम चाहिए ना, स्क्रिप्टिंग चला दो, या फिर इसी कमांड में आगे आप ऐड लगा के कमांड्स ऐड कर सकते हो। है तरीका है करने का, बट अभी हम लोग आगे देखेंगे वो चीज़ें, अभी बताऊंगा तो ये मैंने एलएस के यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ें मुझे कोलकाता फोल्डर में कॉपी करना है। अभी मैं इंडिया के अंदर आ गया, वहाँ पे सारी चीज़ें, अब इसको सारी को मुझे इस कोलकाता फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। तो MB कर देने से हो जाएगा, MB भी कर सकते हो और CP भी कर सकते हो। हाँ देखो MB कमांड के 2 यूज़ केस हैं। क्या क्या यूज़ केस हैं, पहला तो आप मूव कर सकते हो, मैंने MB ABC किया और डाल दिया कोलकाता। ठीक है, एंटर किया, देखो वहाँ पे चला गया होगा। अगर मैं कोलकाता में जाऊँ तो यहाँ पे ABC फाइल आ गई होगी, है ना। लेकिन एक और यूज़ केस होता है इस कमांड का, वो क्या है, मैंने किया MB ABC1 को ABC कर दो, या फिर ABC2 कर, या फिर ABC1000 कर दो, ये कर दो रीनेम। देखो एंटर मारो, देखो रीनेम हो जाएगा। देखो ये ABC1 है, तो 1000 कर दिया उसको। और रीनेम के लिए भी यूज रीनेम के लिए हम लोग MB यूज़ करते हैं। मूव भी कर सकते हो और रीनेम भी कर सकते हो, है ना। ये दो यूज़ केस हैं इसके। मैं अभी अगर मुझे कॉपी करना है, सबसे बेस्ट क्या होगा, मैं मूव भी कर सकता हूँ, MB स्टार करूँगा और कोलकाता लिखूंगा। क्या लगता है इससे हो जाएगा मूव? हाँ नहीं ना, हाँ सब हो जाएंगे ना। देखते हैं, करके देखते हैं क्या एरर दे, क्या एरर दे रहा है। cannot find कोलकाता to सब डायरेक्टरी itself, कोलकाता बोल रहा है ये, इसको मिल ही नहीं रहा है। cannot move कोलकाता to सब डायरेक्टरी। ओके सब अगर मैं स्लैश लगाऊं तो हाँ हो जाएगा। अब देखो चलते हैं कोलकाता में। अरे यार मैंने कोलकाता ही मूव कर दिया, स्टार कर दिया ना, स्टार, सब कुछ ही मूव हो गया। कहाँ मूव हुआ? कोलकाता में। अब दिख नहीं रहा है ना, देखिए सीधी कोलकाता उड़ गया, कोलकाता ही उड़ गया ना, सब कुछ उड़ गया, मैंने सब कुछ मूव कर दिया ना। कैसे किया? मूव कमांड उड़ा देता है क्या? आप देखो, आपने स्टार लगाया तो जो फोल्डर था वो भी मूव हो गया। वो कहाँ मूव हो गया, स्लैश कोलकाता में। अब स्लैश कोलकाता आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। वो ग्रेप करके निकल सकते हैं ना, ग्रैब करके भी, और विच कमांड से भी ढूंढ सकते हैं। हमारी विच डायरेक्टरी समथिंग हो रहता है ना। अभी कहाँ पर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यूजर विन विच नो कोलकाता इन,
हाँ, है ही नहीं। उड़ गया पूरा, वही चला गया। मूव कमांड तो भयंकर है, उड़ा देता है। इसीलिए सीपी यूज कर लो बेस्ट है। कॉपी करने के लिए। अब मैं यहाँ पे फाइलें क्रिएट कर देता हूँ 100 टच abc 1.100 और mkdir कोलकाता। अब हो गया फोल्डर, अब हम लोग सोच समझ के मूव करें। तो अभी ये देखो एक तरीका तो ये है कि आप अगर आपको मूव करना है ना, तो पता बेस्ट तरीका क्या होता है? क्या? आप इसके अंदर आके मूव मत करो, आप बाहर से कमांड चलाओ, यहाँ से बैठ के कमांड चलाओ और एक फोल्डर का पाथ दे दो, हो सकता है कि वहाँ पे मूव जाए। अभी देखिए पीडब्ल्यूडी में कहाँ पर हम लोग रूट में है, अभी हम रूट पे बैठे हैं। रूट में बैठे तो इसका पाथ है आपका इंडिया अंडरस्कोर कलकत्ता, राइट? तो आप बोलो कि कॉपी करने, राइट? कैसे चलाएंगे? सीपी चलाया मैंने, और उसके बाद क्या चलाऊंगा? तो सीपी स्टार मारिए। हाँ स्टार कर दिया, फिर और स्टार मारिए, देन स्लैश इंडिया। इंडिया तो मैं मेरे पास है तो मैं ये डाल दिया, फिर कोलकाता। कोलकाता, बट उसमें कोलकाता का स्टार मारेंगे तो कोलकाता भी आएगा, तो उसका एक प्रॉब्लम होगा। देख लेते हैं करके। देखो क्या बोल रहा है, हाइफन आर लगाओ, ऐसे कॉपी नहीं करने दूंगा मैं। बहुत सारी चीज़ें ना, तो ऐसे कॉपी नहीं करना, हाइफन आर लगा दो, फिर एंटर मारो। ओवरराइट इंडिया कोलकाता XYG, राइट, वही अभी दिखाएगा। अब मैं जाता हूँ कोलकाता में, देखो यहाँ पे इंडिया नाम का फोल्डर आ गया और XYG फाइल आ गया, बाकी कुछ नहीं दिख रहा हमें। और यहाँ से फिर इंडिया में जाना पड़ेगा, सीधी इंडिया करेंगे तो दिखाएगा। अभी दिखा, फिर बट ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं था। ये नहीं था हमारे रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें जो जितनी ये फाइलें हैं जो यहाँ पे है, सीपी मतलब एबीसी स्टार्ट देके हटाने स्लैश कोलकाता देने से नहीं जाएगा उसके अंदर। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। देखो ये मेरा रूट है, ठीक है? मैं यहाँ पे rm-rf कर देता हूँ और XYG को रिमूव कर देता हूँ, है ना? अब मेरे पास, जैसे आपने बोला कि 100 फाइलें हैं ABC की, मैं सोच रहा था आप लोग बताओगे मुझे वो चीज़ें, लेकिन आप लोग नहीं बताया, कोई बात नहीं। देखो इंडिया फोल्डर में गया, जब मैंने फाइल बनाया था मैंने क्या यूज़ किया था? ये यूज़ किया था ABC.100। तो क्या मैं इस तरीके से कॉपी नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हैं। तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ CP-R, ठीक है, ABC 1.100 को स्लैश कोलकाता में कॉपी कर दो, क्या लगता है कमांड चलेगी नहीं चलेगी? ये चलनी चाहिए, चलेगी। सीपी फेल टू अच्छा वो इंडिया आएगा ना, पहले इंडिया आना। प्लस 100 क्यों जा रहा है? एक्चुअली हम लोग को पाथ देना। सीपी फेल टू एक्सेस। अरे यार मैं यहाँ से जो जहाँ पे कॉपी करना है वो सिर्फ कोलकाता है, तो मैं स्लैश तो अब देखो, अब अगर कोलकाता में जाऊँ मैं तो देखो सारी फाइलें कॉपी होगी ना। तो आपने क्या किया? सीपी स्लैश मैंने क्या किया? देखो मैं सोच रहा था आप लोग मुझे ये बात बताओ। देखो हमने फाइल कैसे क्रिएट किया था, 1.100 करके, है ना? अब हमें सिर्फ ये फाइलें कॉपी करनी है, ये फोल्डर भी बार बार कॉपी हो रहा था, तो मैंने क्या किया, CP-R मतलब रिकर्सिवली कॉपी कर दो। क्या कर दो, जो APC की 100 फाइल है वो कॉपी कर दो। कहाँ कर दो? कोलकाता में। तो मैं स्लैश क्यों दूंगा? मैं तो वहीं बैठा हूँ, कोलकाता वहीं है ना, तो स्लैश क्यों देंगे? तो मैंने स्लैश नहीं दिया तो वो कॉपी हो गई। लेकिन आप फिर कोलकाता के बाद क्यों स्लैश दिया? तो पाथ दिया क्या? नहीं वो मैंने दिया नहीं, वो ऑटोमेटिक टैब डिवाइडर ले लिया उसने, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, ये नहीं दो तो भी चल जाएगा। अच्छा मारिए एक बार फिर से, देखते हैं। नहीं हो रहा है ना।
यहाँ पे कोलकाता फोल्डर ही ना, कोलकाता के अंदर ही है तो कहाँ फोल्डर है, इंडिया डालता हूँ, इंडिया। ये देखो अभी बोल रहा है ओवरराइट करूँ, ओवरराइट क्यों, क्योंकि इस फोल्डर में ऑलरेडी ये फाइलें हैं, इसलिए बोल रहा है ओवरराइट करना है क्या करना मेरा है। क्वेश्चन है, इंडिया के बाद आप स्लैश डाल रहे हैं, करेक्ट? वो नहीं नहीं स्लैश नहीं, देखो Automatic है। एक्चुअली क्या है, मैं स्लैश खुद से नहीं डालता, वो ऑटोमेटिक लेता है, और लेता है, ले और रहा नहीं दोगे तो भी चलेगा। देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, ओवरराइट, ये एक एक करके ओवरराइट पूछ रहा है। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं MKDIR, कोलकाता के अंदर बना रहे हैं। दिल्ली बना दिया मैं फोल्डर, ठीक है। अब मुझे दिल्ली में कॉपी करना है, कैसे करूँगा, तो मैंने क्या किया, CP लगाया, मुझे कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, रिकर्सिवली करूँगा कॉपी, नॉर्मली कॉपी होगा नहीं, तो मैं मुझे क्या कॉपी करना है, जो ABC नाम की फाइलें हैं, है ना, और जो 100 फाइलें हैं, तो मैंने $1 कर दिया, ये सारी फाइलें कॉपी कर दो, कहाँ कर दो, तो मैंने बोला एक दिल्ली नाम का फोल्डर वहाँ कॉपी कर दो। अब देखो मैंने टैब दबाया है, मैंने नहीं स्लैश नहीं दिया, मैंने टैब दबाया था, मैं उसको रिमूव कर दिया, एंटर मारता हूँ, देखो फिर भी हो गया, तो स्लैश मैंडेटरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। देखो दिल्ली में जाऊँगा, देखो मैंने अभी टैब दबाया तो दिल्ली वापस स्लैश ले लिया वो। अब ये टैब मैं क्यों दबाता हूँ, जैसे आपको तो पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है ये, ताकि रिकर्सिव जो भी कमांड हो दिखाएगा। हाँ जैसे यहाँ पे अगर मान लो एक लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टच MKDIR, मैंने ये इतनी लंबी फाइल लिख दी है ना, फोल्डर लिख दिया, एंटर मारा, यार ये क्या आ गया, हाँ देखो मैंने ये फोल्डर बना दिया है ना। अब मुझे पूरा नाम नहीं लिखना है, मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने मुझे जाना है उसमें, तो मैं पूरा नाम लिखूँगा, क्या क्या लिखूँगा, AS लिख दिया बस, और टैब दबा दिया, ऑटोमेटिक ले लिया पूरा नाम, है ना। इसलिए जो भी मतलब रिसेंटली यूज चीज़ें होती हैं और उस फोल्डर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं, वो टैब आपको ऑटोमेटिक दिखा देता है, इसलिए यूज़ करते हैं टैब, है ना। अब मैं इंडिया फोल्डर में हूँ, और अगर मैं इस फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पे ये कोलकाता नाम का फोल्डर है, इसके अंदर जाऊँ, अब मान लो मुझे सिर्फ ABC वाली फाइल रिमूव करनी है, फोल्डर रिमूव नहीं करना था, अब बताओ क्या यूज़ करूँगा, ABC वाली फाइल, सारी फाइल, हाँ तो फिर से रिकर्सिव RF मार दीजिए, उसके बाद and then ABC, then bracket 1 to 100, dot 100, okay, then bracket 1, and आपको किस में से रिमूव करना है, कोलकाता में से? नहीं, जहाँ बैठा हूँ वहीं से इतनी फाइल लिख दो, LS किया मैंने यहाँ पे इंडिया फोल्डर में, इतनी फाइलें हैं। हाँ तो ये तो करंट डायरेक्टरी हो गई ना, आप रिमूव करेंगे तो हो जाएगा। एंटर मार दूँ, हमारी बिल्कुल सही है, सब रिमूव हो गया, मैंने फोल्डर रिमूव नहीं किया, सिर्फ सारी फाइलें रिमूव करी। और अगर आपको मल्टीपल चीज़ें साथ में रिमूव करनी है तो आप एक साथ लाइन एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक काम किया, यहाँ पे लिखा टच, एक नाम बनाया मैंने, संतोष जी के नाम पे एक फाइल बनेगी, एक बनेगी आयान जी के नाम पे, एक बनेगी इशू के नाम पे। देखो एक साथ मैंने 3 फाइल बना दी, LS करता हूँ, देखो 3 बन गई ना, आयान इशू संतोष, है ना। अब मुझे तीनों रिमूव करनी है, या 2 रिमूव करनी है, एक रिमूव करनी है, तो कैसे करेंगे, RF और आयान लिख दिया, एक वो रिमूव हो जाएगी, इशू लिख दिया वो रिमूव हो जाएगी, और संतोष छोड़ देता हूँ, एंटर किया, देखो रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल आयान, मैंने अरे यार RD लिख दिया मैंने गलती से। RF था, RD भी काम करता है क्या? RD तो काम कर रहा था, लिख रहा था रिमूव। नहीं, वो RF लिखना था, गलती से RD लिख गया। देखो आयान और इशू डिलीट हो गया, संतोष अभी भी वहीं पे होगा। तो ऐसा अगर आपको मल्टीपल चीज मतलब 8 चीज़ें हैं और 8 चीज़ें रिमूव करनी, सब कुछ रिमूव नहीं करना, तो RM-RF लिख दो, लाइन से वो चीज़ें लिख दो जो रिमूव करना है, वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें कर देगा। तो ये भी यहाँ पे RM-RF का एक बेस्ट बेनिफिट है। RF-RF संतोष डिलीट कर देता हूँ मैं। अब चलते हैं कोलकाता फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे भी बहुत सारी फाइलें हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं। तो RM-RF ABC 1 to 100 ये भी रिमूव, और RM-RF XYZ। चलो अब मेरे पास 2 फोल्डर है, दिल्ली और इंडिया, ठीक है। अब
जैसे अगर मैं दिल्ली में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी फाइलें हैं, है ना। एक तो स्टेप बैक आते हैं, और उसके बाद अगर मैं इंडिया में जाऊँ तो यहाँ पे भी मेरे पास इतनी सारी फाइलें हैं, ठीक है। मैं यहाँ की सारी फाइलें रिमूव कर देता हूँ, RM-RF स्टार कर दिया और एंटर मार कर सब कुछ रिमूव हो गया। अब देखो इस फोल्डर में कुछ नहीं है ना। एक स्टेप बैक आता हूँ, ये कोलकाता, दिल्ली और इंडिया। अब दिल्ली में मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा मैनेजर ने बोला कि दिल्ली फोल्डर के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उस फोल्डर को इंडिया में कॉपी कर दो। कैसे करोगे आप लोग, क्या लगता है, क्या कमांड यूज़ करूँगा मैं? अरे मल्टीपल वे से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि कोलकाता डायरेक्टरी के अंदर ही दिल्ली और इंडिया है, राइट। हाँ, यहीं से करेंगे हम लोग। हाँ, तो सीपी मारते हैं, सीपी एंड देन स्टार, मतलब पहले जो भी -R लगाएंगे क्योंकि एक फोल्डर है। हाँ और फोल्डर कॉपी नॉर्मली नहीं होता, उसके अंदर चीज़ें होती हैं, तो -R लगा देंगे। हाँ स्टार मार दीजिए दिल्ली। नहीं, तो स्टार नहीं, सिर्फ दिल्ली लिखेंगे। ओके, हाँ, दिल्ली वाले को कॉपी करना है हाँ, उसके एंड बाद देन स्लैश इंडिया। हाँ क्या रहता है, कॉपी हो गया होगा वो। हाँ, कॉपी हो गया होगा इंडिया में। ये देखो फोल्डर आ गया दिल्ली नाम का, इसके अंदर जाऊँगा, इसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ऐसा आप लोग फोल्डर भी कॉपी कर सकते हो, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये आपको डेली लाइफ में डेवऑप्स में बहुत काम आने वाली है, ये CD CP। और ये क्योंकि हमारा काम ही होता है कि हम लोग कुबरनेटिस में काम कर रहे हैं, डॉकर में काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से यहाँ कॉपी करना है, किसी को कहीं पे कुछ रिमूव करना है, कुछ गलत डेवलपर ने कोड दिया, हमने वो कोड लेके अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। अब वहाँ पे कुछ चीज़ें डुप्लीकेट है तो उसको डिलीट करना है, ठीक है। मतलब रीनेम भी करना पड़ता कई बार, तो रीनेम कर दिए। तो ये सारा काम आप लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो अगर मुझे सब कुछ डिलीट करना है ना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? अच्छा, एक कमेंट है ना, ls-ltr, वो किसके लिए यूज होता वो सर वो परमिशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, है? चेक करने के लिए। चेक करने। बहुत सारी कमांड है, ls-ltr है, ठीक है। ls-th करके एक कमांड है जिसमें डिस्क वगैरह चेक करते हैं। ऐसे बहुत सारी कमांड आपको मिलेगी। ls मतलब कुछ भी आपको लिस्ट करना है, उसके आगे बहुत सारी चीज़ आएंगी, कुछ भी लिस्ट करना है आप ls यूज़ कर लो। डिस्क चेक करना है उसके लिए यूज़ कर लो, और कुछ यूज़ करना है उसके लिए यूज़ कर लो। तो ls मल्टी यूज़ कमांड है। जैसे हमारे लैपटॉप में हमको कुछ भी देखना, हम मैनुअली चले जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो यही तरीका है कि ls से ही लिस्ट करो, वरना होगा नहीं वो। आप देखो सारी जो मेरा पूरा डेटा है, जैसे हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा जो पूरा सब कुछ चीज़ें हैं ना, वो इस इंडिया फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब कई मान लो क्लाइंट बोला कि अब हम लोग जा रहे हैं, हमारा सब कुछ रिमूव कर दो, अब यूज़ केस नहीं है, कुछ भी डीकमीशन करना है, तो ये पूरा फोल्डर ही उड़ा दो इंडिया वाला, सब कुछ चला जाएगा, कुछ है ही नहीं, अब खाली मशीन ही खाली होगी, है ना। अब देखो आज आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये मशीन है ना। अब ये मशीन का मेन यूज़ केस क्या है, हम लोग इंडस्ट्री में मेन यूज़ केस लिए करते हैं। जैसे मैंने हमने देखा क्लाउड में हमने एक मशीन बना दी लिनक्स बेस, ये मशीन है ना। अब कंपनी में आप लोग जाओगे, वहाँ पे भी मशीन बनाओगे। उस मशीन का मेन यूज़ केस क्या होगा, वो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए, ठीक है। लेकिन जो मेन पर्पज़ मशीन का होता था पहले से लेकर आज तक, वो ये था कि अगर आप लोग को कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, तो आपको एक हार्डवेयर चाहिए होता था, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता था, आपको एक मशीन चाहिए होती थी जहाँ आप डिप्लॉय करते थे, है ना। वो मशीन आप जाके मार्केट से खरीद के लेके आके खुद सेटअप कर लो, या फिर क्लाउड से ले लो। तो हमने क्या किया, क्लाउड में एक मशीन ले लिया। अब हमने क्या किया, इस मशीन पे डाल दिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने हमारा लिनक्स डाल दिया, ठीक है। और ये हमारा लिनक्स बेस्ड मशीन बन गई। अब इस मशीन पे हमें वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें कोई भी एक वेब सर्वर इंस्टॉल करोगे, जैसे एनजिनिक्स या अपाचे, और उसके बाद यहाँ पे फिर अपना जो कोड डेवलपर लिखा है उस कोड को लाके डिप्लॉय कर दोगे। ये पहला यूज़ केस, ठीक है। दूसरा यूज़ केस क्या है, आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो कई सारे ऐप सर्वर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टॉमकैट वगैरह हो गया, है ना। वो सब यूज़ करो, एप्लीकेशन सर्वर बनाओ और एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दो। ये सेकंड यूज़ केस। थर्ड यूज़ केस क्या है, मुझे बनाना है कोई जंप होस्ट क्रिएट करना है। जैसे मेरे पास दो मशीन है, एक ये मशीन है, ये मशीन मेरी प्राइवेट है, मैं नहीं चाहता कि इस मशीन पे कोई भी आ पाए। तो मैंने क्या किया, एक और मशीन यहाँ पे बना दी, और इसको मैंने बोल दिया ये मेरा जंप होस्ट है, जंप पॉइंट है। तो पहले बंदा इस मशीन पे आएगा, फिर इस मशीन से इस मशीन पे जंप करेगा, स्विच करेगा। तो ऐसे मल्टीपल यूज़ केस होते हैं, ठीक है।
आज जो मेन यूज़ केस कंपनी में होता था पहले से आज तक, वो क्या था, वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली अगर आप क्लाउड में कोई मशीन बनाए और आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो करते कैसे हैं, ठीक है। तो मेरे पास मशीन रेडी है, ठीक है, ये मेरी मशीन है। यहाँ पे हम एक साइट डिप्लॉय करते हैं अभी सैम्पल। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मेरे पास लिनक्स का ओएस है और मशीन है। अब मुझे यहाँ पे एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट फेमस वेब सर्वर है वो है एनजीनिक्स या अपाचे। तो मैं एनजीनिक्स यूज़ करता हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एनजीनिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आपको आता है वो तो कमांड डाल के इंस्टॉल कर लो, अगर नहीं आता है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नेट पे जाना, सर्च करना हाउ टू इंस्टॉल एनजीनिक्स इन अमेजॉन लिनक्स, जो भी आपका ओएस होगा। एंटर मारोगे, देखो क्लिक करोगे, आपके सामने कमांड आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हमें देखो पूरा दिखा रहा है कि पहले इंस्टेंस बनाओ फिर ये कमांड चलाओ, सब कुछ दिखा रहा है। अगर हमें आता है तो हमें इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी। तो मैं वही दिखाता हूँ आपको, नीड पढ़नी भी नहीं चाहिए ऐसे सर्च वगैरह करने की। मान लो कभी क्लाइंट साइड हो और क्लाइंट सामने बैठा, उससे हमें काम करना है तो ये सर्च करना अच्छा लगता है। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए आप लिनक्स में यूज़ करते हो यम, अगर आप अमेजॉन लिनक्स में हो तो, ठीक है। अगर आप डेबियन और उबंटू में हो तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं apt-get, यम यूज़ नहीं करते, apt-get यूज़ करते हैं, ठीक है। apt-get और आगे वाली चीज़ सेम होगी, इंस्टॉल फिर उसका नाम। हम लोग अभी अमेजॉन लिनक्स में है, रेड हैट लिनक्स में है, या फिर जो भी बोलो, सेंटोस में हो, फेडोरा में हो, इनमें हो, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है यम। तो मैंने टाइप किया यम, उसके बाद इंस्टॉल, मुझे यम करके इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है, तो मैंने बोला मुझे इंस्टॉल करना है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है, एनजीनिक्स है। तो मैंने एनजीनिक्स टाइप कर दिया, एंटर मारा, देखो ये बोल रहा है डू यू रियली वांट टू इंस्टॉल एनजीनिक्स, मैंने बोला हाँ करना है। मैंने वाई टाइप किया, एंटर मारा, एनजीनिक्स इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। एनजीनिक्स के बहुत सारे यूज़ केस हैं, वेब सर्वर भी है एनजीनिक्स, और एनजीनिक्स हम लोग यूज़ करते हैं एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कई सारे यूज़ केस। अच्छा एक क्वेश्चन, ये अभी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर सपोज मेरे सिस्टम में वो अवेलेबल नहीं है, हाँ तो फिर आपको रेपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी। देखो हम लोग अभी अमेजॉन लिनक्स लिए है ना, तो अमेजॉन लिनक्स में मतलब पहले से ही कई सारे रेपोजिटरी, मतलब कई सारे सर्विसेज प्री डिफाइंड है, कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं चल रही है कमांड तो आपको फिर वो रेपो में ऐड करना पड़ेगा। जो यम है ना वो क्या है, वो एक रेपोजिटरी मैनेजर है। यम मतलब कि मैं मेरे सिस्टम में जो यम के अंदर जो अगर एनजीनिक्स नाम का रेपो है उसे इंस्टॉल कर दो, मैं ये कह रहा हूँ हिंदी भाषा में आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि मुझे यम के अंदर इंस्टॉल करना है, यम के अंदर चेक करना कि एनजीनिक्स नाम का पैकेज है कि अगर है तो इंस्टॉल कर दो, एंटर मारा तो इंस्टॉल हो जाएगा वो। तो यम रेपोजिटरी मैनेजर के अंदर सारे पैकेजेस होने चाहिए, अगर पैकेजेस नहीं है तो आपको पैकेजेस ऐड करने पड़ेंगे। क्योंकि हम लोग अभी अमेजॉन लिनक्स में है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे पैकेजेस, मोस्टली पैकेजेस होते हैं, इसलिए हमारी कमांड चल गई। आपने सही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ऐड कैसे करना है, कौन सा कमांड से ऐड करते हैं? वो फिर आरपीएम हमें ऐड करना पड़ता है, वो कमांड फिर वैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे आरपीएम है, तो पहले सबसे बता देता हूँ। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, हाउ टू ऐड एनजीनिक्स रेपो इन यम। मेरे में तो है, तो मैं अभी मेरे में कमांड चलेगी नहीं क्योंकि आई एम ऑलरेडी उसमें हूँ, तो ठीक है। देखो यू नीड टू क्रिएट एनजीनिक्स डॉट रेपो फाइल इन द, इस फाइल में जाके मुझे आया था अभी। आगे क्या इसो मैं ये पूछ रहा था कि हमारे सारे रिपोजिटरी यम में ही पैकेज रखेंगे क्या, और भी कोई रिपोजिटरी होता है? मोस्टली हम लोग सारे रिपोजिटरीज यम में रखते हैं। और ये रिपोजिटरी मींस आरपीएम राइट, पैकेज राइट? हाँ पैकेज। देखो जैसे आप लोगों ने अभी एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, हेलम। हेलम सुना है? हेलम यस यस यस, न्यू टेक्नोलॉजी है जो कुबरनेटिस में यूज कर रहे हैं। हेलम चार्ट है ना, तो जो ये हेलम चार्ट है ना, ये भी एक रेपोजिटरी मैनेजर है जो हम लोग कुबरनेटिस में यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे लिनक्स में यम हो गया और apt-get हो गया, ये क्या है, एक रेपोजिटरी मैनेजर है। इसमें इसके अंदर आप सारे अपने सारे पैकेजेस को रखते हो और फिर सिस्टम में इंस्टॉल करते हो एज पर रिक्वायरमेंट।
अब जैसे आप लोग किसी नई कंपनी में काम करने गए, किसी नए सर्वर पे काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको वेब सर्वर सेटअप करना, आपके पास Nginx नहीं है, तो ये कमांड जो भी कमांड चलती है वो कमांड नहीं चलेगी, एरर देगा आपको कि भाई पहले पैकेज ऐड करो, पैकेज इज़ नॉट अवेलेबल, तो फिर आपको पैकेज ऐड करना पड़ेगा। और पैकेज ऐड कहाँ करते हैं, एक फ़ाइल होती है repos.d करके, हमारे लिनक्स में सर्वर में फ़ाइल होती है repos.d, उस फाइल में जाके वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं अपना पैकेज। ओके यार मेरा एक सेकेंड, मेरा ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है वो चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा वो। ठीक है, तो मैं Nginx मेरे पास है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे तो रेपोजिटरी मैनेजमेंट RPM और यम के बारे में, तो समझाऊंगा वो चीज़ें कैसे पैकेज वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, अभी हमें मान लो Nginx इंस्टॉल करना है, तो मैं एंटर मारा और Nginx इंस्टॉल हो गया। ठीक है, देखो कंप्लीट हो गया, नथिंग टू, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया उसने। उसके बाद मुझे चेक करना है कि वाई क्या होता है, वाई मतलब यस। अगर आप वाई नहीं दोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ यम इंस्टॉल, मैं गिट का पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, गिट, एंटर मारा मैंने, देखो क्या पूछ रहा है, यस यू रियली वांट टू इंस्टॉल, तो आपको यहाँ पे वाई टाइप करना पड़ेगा, इससे बेटर आप पहले ही कर दो। तो ऐसे ये करने के बजाय जैसे मैंने एन करके एंटर मार दिया, नहीं किया उसने, है ना, अब यहाँ पे पहले ही आप बोल दो हाइफन वाई कि भाई कर देना, दोबारा मत पूछना, देखो नहीं पूछेगा। तो इसलिए हम लोग हाइफन वाई यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने Nginx नाम का एक पैकेज इंस्टॉल किया है जो मेरे सर्वर पे आ चुका है। अब मुझे चेक करना है कि वो पैकेज जो मैंने इंस्टॉल किया है वो उसका स्टेटस क्या है, रनिंग है कि स्टॉप है कि क्या है ना। चेक कैसे करते हैं, हाँ सिस्टम CTL स्टेटस, उसके बाद पैकेज का नाम या रेपो का नाम, सॉरी पैकेज का नाम या फिर जो भी आपने इंस्टॉल किया उस सर्विस का नाम डालो और चेक करो स्टेटस, दिखाएगा कि वो रनिंग है कि नहीं। क्या दिखा रहा है, अभी लोडेड है, इनएक्टिव है, देखो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या, मुझे एक्टिव करना, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सेम कमांड सिस्टम CTL, अब स्टार्ट कर देंगे कि स्टार्ट कर दो भाई Nginx सर्विस को, मैंने स्टार्ट कर दिया, देखो एंटर मारा। अब अगर चेक करूँ स्टेटस तो देखो एक्टिव एंड रनिंग है। ठीक है, एक बार आप इसे इनेबल भी कर सकते हो, इनेबल करने के भी कमांड सेम ही होती है, सिस्टम CTL इनेबल और Nginx। तो अगर आपने कोई भी पैकेज लिनक्स सर्वर में इंस्टॉल किया है, ठीक है, उस पैकेज को अगर आपको स्टार्ट करना है, इनेबल करना है या फिर एक्टिव करना है, ठीक है, स्टेटस चेक करना है, तो आप सिस्टम CTL यूज़ करते हो। किसमें, रेड हैट बेस्ड लिनक्स में, जैसे अमेजोन लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, सेंटोस, फेडोरा इन पे। अगर आप लोग उबंटू बेस्ड लिनक्स पे हो, डेबियन बेस्ड लिनक्स पे, डेबियन या उबंटू पे, तो वहाँ पे ये सिस्टम CTL चलता है, बट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा सर्विस। जैसे मैं चलाता हूँ सर्विस Nginx स्टेटस, देखो यहाँ पे सर्विस चल जाएगी शायद, वो चल रही है, सर्विस भी चल रही है और सिस्टम CTL भी चल रहा है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, उबंटू बेस्ड में, डेबियन बेस्ड में सर्विस ही चलती है, सिस्टम CTL नहीं चलता, आपको वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं। सेम कमांड ना, सिस्टम से स्टॉप बंद हो जाएगा ना। हाँ, स्टॉप करने के लिए सिस्टम से स्टॉप कर दो तो स्टॉप हो जाएगा, जैसे मैं अभी करता हूँ, रुको, जैसे मैंने चलाया सिस्टम CTL स्टॉप Nginx, अब देखो स्टॉप हो गया होगा, ये देखो इनएक्टिव है ना, यहाँ पे डेड हो गया, और दोबारा स्टार्ट करना सिस्टम CTL स्टार्ट Nginx, और स्टार्ट हो गया होगा, एक्टिव एंड रनिंग है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, अब कुछ चल रहा, हमने वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया। आप जब भी कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करते हो तो आपको ना एक बाय डिफ़ॉल्ट पाथ बनता है जहाँ पे जाके आप साइट डिप्लॉय करते हो। वो पाथ है, मैं जाता हूँ उस पाथ पे, वो पाथ है CD करके जाता हूँ, CD/var के अंदर /ww के अंदर /html, ये वो पाथ है जहाँ पे हम लोग अपना कोड डिप्लॉय। अच्छा, ये इनएक्टिव है क्या अभी मेरा, चला क्यों नहीं करना, CD नहीं, सिस्टम CTL स्टार्ट Nginx किया मैंने और इनेबल किया मैंने और स्टेटस किया मैंने, रनिंग है, तो CD/var/ww, इसके अंदर पैकेज ही नहीं है, पैकेज नहीं आएगा, ww का फोल्डर ही नहीं है ना इसके अंदर,
तुम आगे बढ़ तो नहीं फिर पाएंगे। कहाँ पे इंस्टॉल कर दिया ये रूट में इंस्टॉल हुआ सर। मुझे लगता है पैकेज ब्रेक हो गया है, कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे विंडो में wwn देन वहाँ पर रहता है सेम HTML, यहाँ पर बाहर डायरेक्टरी में है। ठीक, मैं rm- नहीं कैसे, अब देखो रिमूव कैसे करते हैं, इंस्टॉल तो कर लिया, रिमूव करना सीख लो आप लोग। जैसे आपने इंस्टॉल किया था किस कमांड से, yum इंस्टॉल से, है ना, राइट। उसी कमांड में रिमूव ऐड कर देना बस, ओह अच्छा ये रिमूव, यहाँ पे रिमूव कर दो, बस सब कुछ रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो सिस्टम ctl स्टेटस nginx, नहीं है nginx, नहीं दिखा रहा ना, दोबारा इंस्टॉल करते हैं, yum इंस्टॉल nginx -y, फिर सिस्टम ctl स्टेटस nginx, इनएक्टिव है सिस्टम ctl स्टार्ट nginx, cd/var, अभी www नहीं आया यार, पैकेज ब्रेक हो रहा है यार, कोई बात नहीं रुको। बट कैसे पता चलेगा पैकेज ब्रेक हो रहा है? वो जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर देता है वो कुछ भी नहीं देगा ना। अच्छा वही एक ऑप्शन है। तो हम लोग अनइंस्टॉल कोई सॉफ्टवेयर होगा उसको भी ऐसे ही अनइंस्टॉल करते हैं हम यम देकर। हाँ yum रिमूव, जिससे इंस्टॉल किया हो उससे रिमूव कर दो। ओके, अगर मुझे सपोज कुछ सपोज सॉफ्टवेयर हो गया WinRAR फॉर एग्जांपल, तो उसको भी ऐसे ही अनइंस्टॉल करेंगे राइट? हाँ ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपका वो जो सॉफ्टवेयर जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो अगर वो yum रेपोजिटरी में अवेलेबल है एज अ पैकेज, हाँ, तो yum रिमूव से रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा तो फिर rm- करो, ये सब करो, फिर उसकी सारी फाइलें रिमूव करो, उसको ग्रैब करके या विच कमांड से फाइंड करके उस फाइल के पाथ में जाओ, वहाँ से उसको रिमूव करो, फिर वो सब करना पड़ेगा। अच्छा। बट मोस्टली लिनक्स में हमारे सारे पैकेजेस वहीं पे होता है, जैसे yum में। समटाइम सॉफ्टवेयर देते हैं इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि कैसे करेंगे। जनरली अगर यम में नहीं हो, जैसे एंटीवायरस का, करेक्ट, एंटीवायरस लाइनक्स में नहीं रहता है, तो उस केस में वो लोग फाइल देते हैं मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो वो किसी डायरेक्टरी में रखते हैं, वहाँ से इंस्टॉल करते हैं। अच्छा आप ये कह रहे हो कोई सॉफ्टवेयर आपके पास लिनक्स बेस्ड ओएस में है, लिनक्स बेस्ड सर्वर में है, हाँ राइट, और वो आपको इंस्टॉल करना है, तो आप कैसे करोगे, है ना। राइट राइट। उसका देखो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप यूज़ कर सकते हो यम, है ना, ये तरीका नंबर 1 है। और अगर आपके पास यम नहीं है तो फिर आप उस सॉफ्टवेयर का पहले पाथ ढूंढो कि वो किस पाथ में रखा हुआ है ना, और पाथ में जाने के बाद फिर उसको उस पाथ से उसके जो मेन मतलब जहाँ से रिमूव करना है उस पाथ जाके उसको वहाँ पे रिमूव कर दो rm-rf से, ठीक है। बाकी रिमूव करने का यहाँ पे लिनक्स सर्वर पे सबसे जो मेन सॉल्यूशन है वो यही है, यम ही है। अगर आप रेड बेस्ड लिनक्स में हो तो आप यम से रिमूव करो, यम रिमूव और सॉफ्टवेयर का नाम वो रिमूव कर देगा, क्योंकि हम सब कुछ इंस्टॉल इससे कर रहे हैं ना। आप एंटीवायरस भी यम से इंस्टॉल करोगे, यम इंस्टॉल मैक फ्री एंटीवायरस मान लो, है ना, यम इंस्टॉल मैक फ्री, तो वो भी रिमूव ऐसे ही होगा। मतलब यम इंस्टॉल और जो आरपीएम पैकेज वाला नेम है वही डालना पड़ेगा। हाँ तो क्लाउड स्ट्राइक यूज कर रहा है, जो क्लाउड स्ट्राइक का आरपीएम पैकेज है वही डालना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इससे ही वो डिलीट होगा आपका आपकी चीज़, ठीक है। यहाँ पे इससे होगा, और अगर आप उबंटू में हो तो एपीटी से होगा, ठीक है। अगर आप फेडोरा में हो तो आप डीएनएफ से करोगे, ठीक है। पेस अगर कोई और लिनक्स एग्जांपल है तो वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो एपीटी और यम ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी मैं वो मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा था, मैं httpd apache यम रिमूव स्टार सब डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कंपनी में, पूछ रहा कर सकते हो। क्या था इसलिए बहुत साल पहले इसमें क्या किए थे? यम रिमूव स्टार। ओके, सारे पैकेज रिमूव हो गए होंगे, डिलीट करेगा। हाँ पूरा यम रेपो खाली हो गया होगा। देखो अब मैंने अपाचे इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं cd/var/www/html
यहाँ पे चलता हूँ, एक बार पहले चेक करता हूँ कि ये पैकेज www वाला जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब इंस्टॉल करते हाँ वेब सर्वर के साथ आता है वो। हाँ वेब सर्वर का वो पाथ ही रहता है। सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD अपाचे को बोलते हैं यहाँ पे। चलता हूँ मैं बैक अब देखो आ गया ना मैं HTML के अंदर। हाँ इसमें था पैकेज, ठीक है, इसमें है पैकेज। तो कैसे यही वो है? फोल्डर है जहाँ पे हम लोग अपना पूरा वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, ठीक, इसी फोल्डर में करते हैं, ठीक है, वेब सर्वर में। नहीं पहले तो आ नहीं रहा था, आपने कुछ किया उसके बाद तो आया ना। नहीं मैंने अपाचे इंस्टॉल कर दिया, Nginx रिमूव किया था ना, मैंने बोला 2 वेब सर्वर हमारे पास हैं। वो HTTPD इंस्टॉल किए। हाँ HTTPD इंस्टॉल किया, ये अपाचे है, इसको अपाचे बोलते हैं। तो ये हमारे पास है और ये पाथ है जहाँ पे हम साइट डिप्लॉय करते हैं, और ये पाथ आप लोग चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी पाथ में आएंगे। अब ये पाथ कहाँ चेंज करोगे, तो जो ये अपाचे की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, अपाचे की Nginx की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, वहाँ पे लिखा होता है कि जो भी वेबसाइट डिप्लॉय हो वो इस पाथ में ही हो। अगर आपको कोई और पाथ है तो आप वहाँ पे जाके पाथ चेंज कर दो। जैसे कंपनी में होता है ना कि /HTML के अंदर एक और फोल्डर है प्रॉड कोड के नाम का, प्रॉड कोड ऐसे एक फोल्डर बना हुआ है, तो उसके अंदर मेरा कोड है, वो डिप्लॉय होना चाहिए। तो फिर आप जाके वहाँ पाथ चेंज करोगे, भाई ये पाथ रीड करो और यहाँ पे मेरा कोड डिप्लॉय होना चाहिए, इस पाथ पे कोड जो आए वही चलना चाहिए। तो उस केस में हम लोग को देना पड़ेगा yum install path and then httpd, राइट? नहीं पाथ नहीं, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहाँ जाके चेंज करना पड़ता है अपाचे की, apache.conf फाइल होती है, आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। apache.conf फाइल होती है, ठीक है, apache.conf, उस फाइल में जाओ, बताओ पाथ की कहाँ पे कोड रखा हुआ है, तभी वो चलेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं आ चुका हूँ HTML फोल्डर में, यहाँ पे मुझे साइट डिप्लॉय करनी है, तो इसी फोल्डर हम लोग अपना कोड रखते हैं। अब मेरे पास पूरा कोड तो है नहीं, तो मैं एक फ़ाइल रख देता हूँ HTML की, ठीक है। कैसे रखेंगे, मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। अब देखो मैं जैसे अभी मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, अरे यार